पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अमित ने पूरा इलेक्शन कवर किया रमन जी, और तमाम चीजों को देखा, बहुत बारीकी से परखा है, एक एक इलेक्शन फैक्टर जो है वो देखा है। शहरी एलनाबाद वर्सेस ग्रामीण एलनाबाद की जो बात है वो कमोबेश एक ही सुर है सबका कि वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अमित जी, यहां पे एलनाबाद के अंदर अर्बन वोटर कितना है? 27,000 के करीब उनका काउंट है। ओके, 27,000 है। और ये पोस्टल बैलेट कितने होंगे अंदाजन? इलाहाबाद में जरूर। अमित, क्या पोस्टल बैलेट भी है यहाँ पर? तो पोस्टल बैलेट की करीब 300 की संख्या में पोस्टल करीब 300 के करीब संख्या में पोस्टल बैलेट हैं। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो करीब 74% जो है वो मतदान हुआ है। 73.87% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है एलनाबाद शहरी क्षेत्र में। और 120 नंबर से जो है इनका बूथ खुलना शुरू होगा। जी केशव, तो ये जो 73.87% वोट इस बार पड़ा है, पिछली बार की अपेक्षा इसमें कितनी बढ़त कितनी है, प्लस कितना हुआ है? अगर पिछली बार की बात करें तो उसके मुकाबले प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। हालांकि इस बार जो है उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन प्रतिशत जो है वो मतदान का कम रहा है। यह भी एक कहीं न कहीं जो भाजपा के लिए ये एक अच्छी बात रहती कि वहां शहरी क्षेत्र में जो है मतदान प्रतिशत और बेहतर होता, लेकिन वहां मतदान प्रतिशत जो इलाहाबाद शहरी क्षेत्र में बूथों पर कम रहा है। देखने वाली बात होगी कि जितना प्रतिशत हुआ है उसमें भाजपा कितने ज्यादा जो है वो सफल रह पाती है, क्योंकि अमूमन जो है भाजपा ने ही शहरी क्षेत्र में एक बड़ी जीत दर्ज की है और यही सबसे बड़ी बात है। हालांकि तलवाड़ा क्षेत्र की बात करें जो पहला नंबर बूथ है, वहां से भी जो है वो जीत दर्ज की है। एक पुराना किस्सा मैं आपको वो भी अभी इसको जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब भाजपा की बिल्कुल स्थिति कभी कमजोर बिल्कुल रहा करती थी, उस समय में अमीर चंद मेहता एक बार चुनाव लड़ा था उन्होंने भाजपा की टिकट पर, और उस समय जब पहला बूथ खुला तो पहले रुझान में ही जो बड़ी लीड उनको भाजपा प्रत्याशी को मिलती वहां से नजर आई थी। और लोगों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जो एलनाबाद क्षेत्र में भी जीत की ओर अग्रसर हैं। तो एक बड़ा जाटा जो पहले राउंड में उनके सामने आया था, लेकिन आगे जाके वो स्थिति कमजोर होती गई, क्योंकि तलवाड़ा भी जो है बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता था उस समय भाजपा का, और लगातार वहां से भाजपा जीती थी। इसी तरह शहरी क्षेत्र से जो लगातार विजयी होती रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा है। और जो रूरल एरिया के अंदर फार्मर्स वोट है, कोर फार्मर्स वोट जो इस प्रोटेस्ट को पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका वोट कितने % आपके हिसाब से स्प्लिट हुआ होगा? जी अगर सबसे बड़ी बात करें तो यहां पर किसानी आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कहीं भी जो किसानी आंदोलन नहीं था, यह पॉलिटिकल कुछ लोगों का मोटिवेटेड एक कहा जा सकता है, इस तरह की पिक्चर हमें नजर आई। क्योंकि कुछ लोग थे जो लगातार जो एक ग्रुप था करीब 50-60 लोगों का, वो हर जगह पहुंच जाता था, तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो जरूर उसमें नजर आया। और ऐसे ही आरोप जो है वो लगातार भाजपा के नेताओं की ओर से भी लगाए जाते रहे, जेजेपी के नेताओं ने भी लगाए कि जो किसान जो है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, इस प्रकार के जो विरोध कर रहे हैं वे किसान नहीं है। और यहां तक कि गुरनाम सिंह चलूनी ने भी सामने आकर बयान दिया, वे भी आए, लगातार उनके दौरे भी एलनाबाद क्षेत्र में और आसपास हुए, उनके पग फेरे रहे। तो उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा था कि शांति बनाकर रखें और किसी को प्रजातंत्र में रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुकदमे दर्ज होंगे आखिरकार फिर आगे वो जाकर दिक्कत करेंगे। तो तमाम इस तरह की बातें हमें देखने को मिली। अगर बात की जाए जो विरोध की, तो वो विरोध यहां पर जमीनी स्तर पर नहीं था। और एक मैं आपको मतदान के दिन की एक जो जिक्र जरूर करूंगा, यहां पर माखो सरानी का मामला है। यहां पर कोई विरोध के लिए जो किसानी के समर्थन में नारे लगे, उसी समय गांव के लोग एकजुट हो गए और वहां उन्होंने विरोध जताया और नकली किसान जिंदाबाद मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे जो है वो वहां के गांव के लोग लगाने लगे। और यह जो इनेलो का एक टेंट था जिसके सामने वे नारे लगा रहे थे। तो ऐसे में तमाम तरह की नई जो तस्वीरें जो है वो इस चुनाव में नए रंग बिखरते हुए नजर आए लगातार। जी अमित जी, आपकी बेहद शानदार रिपोर्ट है और ये जो सर्वेक्षण है ये करीब 4 सर्वेक्षण कंपनियों का किया हुआ है जो आपसे मैच कर रहा है। अब मेरा आपसे एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है
कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं इस इलेक्शन में? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। तमाम जितने भी लोग हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके जो रुझान आए हैं, उनकी जो ओपिनियन आई है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि वो कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर इस बार मान रहे हैं। और अगर मुश्किल से जमानत के आसपास अगर वो खड़े रह जाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। इतना जो अभी तक की जो ओपिनियन जितनी भी लोगों की आई है, जो गांव के लोगों से हमारी बात हुई है, तमाम अगर बात करें तो करीब ढाणियों को मिलाकर 80 गांवों पर आधारित ही है पूरा एलनाबाद क्षेत्र है। यहां के लोगों की जो जानकारी आई है, जो रुझान आए हैं, उनके मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति बेहद कमजोर रही है। और अगर हम अपनी बात करें तो मतदान वाले दिन हमने करीब 50 अगर कहीं बैठे भी टेंट लगाकर थे तो उनमें लोगों की मौजूदगी काफी कम थी। अगर मोटा मोटा अगर गणित समझा जाए तो अभी तक जो इक्का दुक्का गांव, एक तो दड़बा क्षेत्र है जो कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल का खुद का गांव है, वहीं के वे रहने वाले हैं और वहां से उनकी जीत अब तक एक क्लियर हो पाई है। इसके अलावा कोई ऐसा गांव नहीं जहां स्पष्ट रूप से उनकी कहा जा सके कि वे वहां से जीत रहे हैं। ऐसा किसी ने भी अपना ओपिनियन नहीं दिया। जी रवि, अमित, अगर इसी बात की बात करें, क्योंकि आपने पूरा इलेक्शन को देखा, एनालिसिस किया है उस बात का, ये बात कही जा रही थी शुरुआती दौर में कि भाई इस बार मामला त्रिकोणीय भले ही हो लेकिन फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि एक तो भाजपा का जो वोट कटेगा वो भी कांग्रेस को जाने की उम्मीद थी, दूसरा जो अभय सिंह चौटाला से जो वोटर्स खफा थे वो भी उम्मीद जातिगत फैक्टर के आधार पर अगर देखें तो कांग्रेस को जाने की उम्मीद थी। और कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खुद का कोर वोटर है वो तो उनके पास था ही, लेकिन एक गड़बड़ कहां शुरू हुई, जो ये चर्चाएं शुरू हो गई, कांग्रेस का वोट पूरी तरह से स्प्लिट हो गया, कांग्रेस कमजोर पड़ गई। और इतनी कमजोर की इसका जिक्र हम कर रहे हैं कि दड़बा कला में ही उनकी स्थिति स्पष्ट दिख रही है, बाकी तो कुछ कह भी नहीं सकते। जी केशव, अगर बात करें तो अक्सर जो अखबारों की सुर्खियां बनती है वो कांग्रेस की अंतर्कलह की बनती है और यहां भी जो है कहीं ना कहीं अंतर्कलह का फैक्टर देखने को मिला, क्योंकि पवन बेनीवाल को जो है वो कुमारी शैलजा का एक तरह से प्रतिनिधि प्रत्याशी माना जाता है, उनका समर्थक माना जाता है। हालांकि पवन बेनीवाल अभी कांग्रेस में आए थे और उनको टिकट मिल गया। और जो दूसरे अगर बात करें तो भरत सिंह बेनीवाल की नाराजगी रही, वे लगातार नाराज रहे, उसके बाद वे अचानक से उनका ऑपरेशन कराने वे निकल पड़े और बाद में भी उनके जो वीडियो वायरल हुए वो भी सबके सामने ही थे। तो अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो टिकटों की जो बांट में ही वो दिखाई दे रही थी, वहीं से कमजोरी आना शुरू हो गया था। हालांकि पहले भाजपा से पवन बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था और उनका एकदम से जो अपना पार्टी बदलना, दल बदलना, मन बदलना, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं यहां रास नहीं आया। तो इसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही और एक कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अच्छी बैटिंग जो फील्ड में उतरकर नहीं की, उसका खामियाजा जो नजर आ रहा है, जो रुझानों में नजर आ रहा है कि कांग्रेस कहां खड़ी है। और सबसे बड़ी बात एक जो बात कही जाती है कांग्रेस के लिए कि उनकी दाल जो है वो जूतियों में बंटती है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहां देखने को मिली। हुड्डा भी आए, लेकिन हुड्डा की जो अपील थी वो भी जो लोगों को कंफ्यूज कर गई। कई उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा से मेरी दोस्ती है, इस तरह के बयान उन्होंने दिए। तो लगातार एक कंफ्यूजन की स्थिति चलती रही। और अगर बात करें इस एलनाबाद क्षेत्र की तो 2008 में यह इसका जो परिसीमन हुआ था उसमें यह सीट ओपन हो गई थी और दड़बा क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया था। उसके बाद जो मुख्य मुकाबले में अगर बात करें तो जाट उम्मीदवार ही रहे हैं। अगर अभय सिंह जाट कम्युनिटी के से आते हैं और पवन बेनीवाल जाट हैं और रमेश भादू पहले कांग्रेस से और फिर भरत सिंह बेनीवाल उतरे कांग्रेस से, वे भी जाट थे। तो जाटों के बीच यह एक नया समीकरण जो भाजपा ने बनाकर उतारा गैर जाट के रूप में, गोविंद कांडा के रूप में, तो उनकी एक इलाके में एक जो छवि थी उसको देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया और उसी का लाभ मिला कि भाजपा आज इस प्रकार की एक बड़ी सुखद स्थिति में है। परिणाम चाहे इस सीट का जो भी रहेगा, लेकिन इतनी मजबूत जो चुनौती संभवतः अभय सिंह चौटाला को भी पहली बार मिली है और गांवों से जो रुझान आ रहे हैं लोगों का भी यही कहना है कि काफी मजबूत जो है वो कांटे का मुकाबला कई गांवों में और पूरे इलाहाबाद क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी केशव। बिल्कुल बिल्कुल अमित, नजर बनाकर रखिए आप। रमन जी, मैं आपके पास आता हूं। कई बार होता है कि शिष्य में नाराजगी होती है तो गुरु ने मना लेते हैं, गुरुओं में नाराजगी होती है तो शिष्यों ने मना लेते हैं। कांग्रेस में तो इस बार ऐसा देखने को मिला कि शिष्य भी दोनों आपस में नाराज, गुरु भी आपस में नाराज और गुरु
और शिष्य, इन दोनों के बीच की भी ट्यूनिंग अच्छी नहीं और शिष्य भी कंफ्यूज कि किस गुरु के पास जाएं। तो जब इतनी सारी उलझने भरी है तो कैसे इलेक्शन लड़िएगा आप? नहीं, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उनको समझ में नहीं आ रहा है नेतृत्व किससे करवाना है, फील्ड में किसको डालना है, संगठन का क्या करना है। हरियाणा में संगठन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं कांग्रेस की। इसीलिए मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस का वहां पे प्रदर्शन कैसा है, उन्होंने इलेक्शन कैसे फाइट किया है। क्योंकि कोई भी इलेक्शन होता है उसमें कैंडिडेट का एक नाम होता है, उसके साथ जो टीम होती है, अलग अलग उसके विभाग, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं और लड़वाते हैं, और वो ही हर एक जगह कैंडिडेट का वोट तैयार करते हैं जहां से वोट डले। अब जब आपके पोलिंग बूथ पे आदमी नहीं है तो वोट डलवाया किसने होगा, और कोई पूछने गया क्यों होगा, पर्ची भी लेने गया होगा तो किसी और पार्टी के बूथ पे चले गया होगा। तो मेरा आकलन, मैं सिर्फ वोट को, उस परसेंटेज को देखना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में कितना वोट गया होगा। उसी कैलकुलेशन से ये निकल के आएगा कि अगर जो सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला इलेक्शन है वो तो गोविंद कांडा और अभय चौटाला के बीच में है, बाकी तो सबसे एक दूसरे का प्रेम प्यार है। तो ये एक इक्वेशन, ये जो वोट है, वहां पे मतदाता के दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है कि मेरे को एक को देना है, दूसरे को देना है। अगर 4 जगह देना हो तो वो कंफ्यूज होता है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे सिर्फ जो मुद्दे हैं, मैं शुरू में जब मैंने शुरू किया था तब भी मैंने कहा था कि 3-4 मुद्दे जो हैं इसके ऊपर वोटर का दिमाग कहां जाता है। अगर आप उनको दरकिनार कर दीजिए, लोकल के आगे 3 साल सरकार ने रहना है और हमारे को कैंडिडेट वो चाहिए जो सरकार का आदमी हो, तो जीत निश्चित है। कंफ्यूजन है और काम भी करवाना है। आपने कहा था कि अगर ये जीत होती है, भाजपा जजपा जीतती है तो गोविंद कांडा की जीत बिल्कुल। लेकिन अगर ये हार होती है पवन बेनीवाल की या कांग्रेस पार्टी की, तो ये कैंडिडेट की हार होगी या फिर पार्टी की हार होगी? कांग्रेस तो कभी जीत ही नहीं रही थी, ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ी नहीं रही थी। कांग्रेस तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना कैंडिडेट किया था। कहीं पे भी कभी भी किसी भी पल ये नहीं लगा कि वो इलेक्शन प्रॉपरली लड़ रहे हैं। वो चाहे जितने मर्जी दावे करते रहे। आप अगर एक चीज किसी भी चुनावी महासभा को भी, समर को भी देखें तो वहां से तैयारी, जो आपका जो रणनीति होती है वो मैटर करती है। यहां रणनीति नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। आपके जो अलग अलग कास्ट लीडर हैं ना, तो वो आए, जो आपके टॉप लीडर्स हैं वो आके बयान ऐसे दे रहे हैं कि आदमी ये कहे कि जी मैं तो वोट ही दूसरी जगह डालूंगा। जब गोविंद कांडा के साथ हुड्डा साहब की दोस्ती है तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो कैंडिडेट है उसके साथ मेरी दुश्मनी है। तो आप इलेक्शन के अंदर ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये तो जानबूझ के स्टेटमेंट दी हुई है। और दूसरा, जो शैलजा उनकी मदद कर रही थी, अपने कैंडिडेट के लिए वहां बैठी रही, उन्होंने इलेक्शन लड़वाया। क्या अमित कुछ अपडेट दे रहे हैं? अमित, दावा तो पूरी जीत का दावा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है इलाहाबाद में। गोविंद कांडा जी यहाँ पहुंच चुके हैं, अभी इनसे अभी जानकारी लेंगे। विकास का साथ दे रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दे रहे हैं, भाजपा का साथ दे रहे हैं। बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। गोविंद का कितना दावा? बहुत बड़ा दावा। गोविंद जी क्या कितने देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। आज बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। नतीजा आप देखिए कि चौंकाने वाले नतीजे होंगे। बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है, बहुत बड़ा कमल खिलेगा आज जी। तो गोविंद जी, नतीजों की बात करें, किस तरह के नतीजे जो देखिए, मैंने अभी बताया, सभी को बता रहा हूँ कि भाजपा सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ है लोग, और सरकार के साथ है लोग, विकास के साथ है लोग। विकास चाहते थे, किसानी का बहुत बड़ा ना ऐसा कोई मुद्दा नहीं चला। किसानों ने वोट दिया, किसान मेरे साथ है, किसान मेरे साथ है, मेरे साथ रहेंगे। शुरू हो चुकी है और मैं भी पहुंचा हूं और बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है इलाहाबाद में। लोग विकास के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है। आज इलाहाबाद विकास की ओर बढ़ने जा रहा है और विकास की गंगा बहेगी अब इलाहाबाद में। बीजेपी कभी जीतती नहीं है, क्या लगा? आज बड़ी बहुत भारी वोटों से जीत रही है आज बीजेपी। बहुत बड़ा कमल। थैंक यू। गोविंद कांडा जी हमारे साथ हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार से जो काउंटिंग शुरू हो रही है इसको किस रूप में देखते हैं। जी, स्वागत आपका। किस प्रकार से आप देखिए तिवारी जी, आज बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है और बहुत बड़ा कमल खिलेगा आज। एक सेकंड तो रुक जाइए यार। लगातार जो चलता रहा आपका पूरा चुनाव प्रचार, उसमें कितनी लोगों की समर्थन मिला? देखिए, मैं जब से लगा हूं, मैंने फार्म भरा और लास्ट में जब तक वोटिंग हुई, आज अभी गिनती हो रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है, इलाहाबाद में उत्साह है। लोग विकास की ओर जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के साथ जा रहे हैं, भाजपा सरकार के साथ जा रहे हैं। आज बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है तिवारी जी, आज बहुत बड़ा कमल खिलेगा।
लगातार वो यही दावा करते हैं कि बहुत बड़ा कमल जो है वो खिलने जा रहा है एलनाबाद के क्षेत्र से, और वे पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं और काउंटिंग में अपनी भागीदारी दिखाने जा रहे हैं केशव। और लगातार यही दावा दोहराया जा रहा है कि इस बार जो है वो बड़ा कमल जो है वो एलनाबाद की धरती पर खिलेगा। बिल्कुल अमित, वापस लौटता हूं, एक बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहले पहुंचा दें तो एलनाबाद उपचुनाव की मतगणना जो है वो लगातार चल रही है, वोट काउंट की प्रोसेस लगातार जारी है। उपचुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है अब सबसे पहले वो की जा रही है। जी हां, 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट्स की गिनती जो है वो की जाएगी। तकरीबन 5-10 मिनट का समय और लगेगा पोस्टल बैलेट को काउंट होने में, और उसके बाद जो है वो ईवीएम के पिटारे खुलने फिर शुरू हो जाएंगे। 16 राउंड में उपचुनाव की ये पूरी काउंटिंग चलनी है। तकरीबन 300 पोस्टल बैलेट्स हैं, पहले उनकी काउंट चल रही है। एक राउंड में 14 ईवीएम मशीनों की गिनती सुनिश्चित की जाएगी। 14 टेबल हैं, 14 ही ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, और अभी जो काउंटिंग चल रही है वो पोस्टल बैलेट्स की चल रही है। अमित के पास चलते हैं। अमित, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग चल रही है, तकरीबन 10-15 मिनट का समय और बताया जा रहा है काउंटिंग करने में, पोस्टल बैलेट्स की पूरी होने में। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट की ही पहले काउंटिंग की बात है, और उसके बाद जो है वो तलवाड़ा खुर्द से जो है पहला बूथ है वहां से शुरू होगी। और अगर बात करें तो अभी प्रवेश कर रहे हैं वो सामने जो डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन है वहीं पर काउंटिंग स्टेशन है, और मैं आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि जो प्रवेश द्वार है वहीं से जो गोविंद कांडा ने एंट्री की है। और उसके बाद जो है वो अब प्रक्रिया, पहले प्रत्याशी अगर बड़ी बात करें तो सबसे पहले गोविंद कांडा पहुंचे। अभी दूसरे जो त्रिकोणीय मुकाबला जिनमें माना जा रहा था उनके बड़े नेता जो अभी तक नहीं आए हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो अभी शुरुआत हुई है उसके बाद जो है पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और उसके बाद जो तमाम बूथ खुलना शुरू होंगे, और एक के बाद एक जो राउंड जैसे जैसे होते जाएंगे उनके परिणाम भी बाहर आते रहेंगे। क्योंकि मीडिया का जो सेंटर बनाया गया है वो भी अंबेडकर लॉ भवन के बराबर बनाया गया है। जैसे ही राउंड की गिनती पूरी होगी उसके बाद वो रिपोर्ट जो बनकर आ जाएगी और उसे फिर आगे जारी कर दिया जाएगा मीडिया के लिए भी। तो यह प्रक्रिया रहेगी। अभी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उनमें क्या रुझान आते हैं वो बता दिए जाएंगे। तो ज्यादा अगर पोस्टल बैलेट की संख्या यहां नहीं है उस हिसाब से अभी कुछ देर में ही जो है वो पहला रुझान जो है वो मिल जाएगा। जी रमन जी, प्रचार भी भाजपा ने सबसे पहले शुरू किया था। अब जब कैंडिडेट पहुंचने की शुरुआत हुई तो यहां भी गोविंद कांडा जी सबसे पहले पहुंचे हैं, तो ये पार्टी की भी और कैंडिडेट की भी सीरियसनेस को भी दिखाती है ये चीजें ना। मैं आता हूं सर, भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा का बयान अपने दर्शकों को पहले बताएं। वो अभी वोटिंग काउंटर पर पहुंचे हैं, काउंटिंग काउंटर पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ लोग हैं। गोविंद कांडा ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है। गोविंद कांडा ने कहा है कि लोग डेवलपमेंट को चाहते हैं, यानी कि लोग विकास को चाहते हैं, और जनता विकास की तरफ जा रही है, और बहुत बड़ा कमल खिलने का दावा जो है वो उन्होंने एलनाबाद में किया है। वो पूरे आश्वस्त नजर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा कमल इस बार एलनाबाद में खिलने जा रहा है। गोविंद कांडा सबसे पहले पहुंचे हैं वहां पर। जितने भी प्रत्याशियों के पहुंचने की कड़ी है उसमें गोविंद कांडा उसमें तो अव्वल आए हैं, सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं, और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत, स्पेशल बातचीत उन्होंने की, और इस बात को कहा कि जनता विकास की तरफ जा रही है, और एक बहुत बड़ा कमल जो है वो एलनाबाद में खिलने जा रहा है। रमन जी, वापस आता हूं, अपनी बात रखिए। ये अब साफ हो गया है कि बीजेपी जो इलेक्शन लड़ रही थी बड़ा सीरियसली इस इलेक्शन को लड़ रही थी, और उन्होंने स्टेट में एक मैसेज देने के लिए कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, उनके पक्ष में सब कुछ है, उस हिसाब से ये इलेक्शन लड़ा है। और जैसे उनके कैंडिडेट आए और उनके साथ जो पार्टी के लोग थे उन्होंने आके जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से अपनी बात रखी, मीडिया के साथ बात की, और वो आगे चले गए देखने के अभी क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे होगा, तो वो बताता है। और दूसरे जो कैंडिडेट नहीं आए हैं उसकी दो चीज हो सकती है, या तो वो मान के बैठेंगे वो बिल्कुल ही जीत गए या बिल्कुल ही हार गए, और कोई बात नहीं। और काउंटिंग से पहले कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जीत गया हूं। आप सिर्फ अपेक्षाएं कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मैंने ऐसे इलेक्शन लड़ा था, मैं जीत रहा हूं। तो अभी तक तो वो मीडिया के सामने आए नहीं, तो वो आके बताएंगे। और अभी पिछले 2 दिनों में कोई ऐसे उनके बयान भी नहीं आए हैं कि जिससे ये पता लगे कि उन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ा था और उनको कहां से वोट आ रहा है।
बिल्कुल, लेकिन आश्वस्त गोविंद कांडा पूरे हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं, जिस हिसाब का कहा, आश्वस्त वो पूरे हैं। उन्होंने दो चीजें अपनी मेनली कही हैं कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, लोग हमारे साथ थे। फार्मर्स के ऊपर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसान हमारे साथ थे, ऐसा यहां प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं है। हम बार बार एक ही चीज पूछ रहे थे कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसका यहां कितना असर है। अगर 60 लोग ही उस आंदोलन के इस एरिया के अंदर हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको रूरल वोट भी आ गया तो आपकी विक्ट्री तो फाइनल है ही है, फिर तो आप उसके ऊपर आपके कोई सवाल ही नहीं है। और आप जब जीत की तरफ जा रहे हैं और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, महंगाई आपके खिलाफ नहीं है, आपके किसान आंदोलन आपके खिलाफ नहीं है, कोरोना का इंपैक्ट आपके खिलाफ नहीं है, बेरोजगारी आपके खिलाफ नहीं है, तो इसका मतलब स्टेट के अंदर वापस जो प्रोग्रेस है वो पटरी पे आ चुकी है। अच्छा, एक इसमें फैक्टर ये भी है, क्योंकि आपने इन मुद्दों का जिक्र किया, कांग्रेस ने इस अपने पूरे प्रचार अभियान के दौरान जो विषयों को रखा जनता के सामने वो राज्य स्तरीय मुद्दे थे, नहीं, जमीनी मुद्दे नहीं थे। नहीं, कांग्रेस तो इलेक्शन लड़ी नहीं रही थी। जो उन्होंने उनके 5 मुद्दे वो बार बार वो गिनाते थे, वो सबसे पहले किसान आंदोलन को लेके आते थे। किसान आंदोलन का जहां पे असर नहीं है, जहां पे लोग नहीं है, वहां पे अगर उस प्रोटेस्ट की आप बात करेंगे और उसको सपोर्ट करने वाला एक स्टेटमेंट आती है, उसके पीछे पीछे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं, बॉम्बार्डमेंट होती है, उसको राजनीति कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर ड्रग केस के अंदर चला, अरेस्ट हुए, उसके पीछे पीछे दूसरी लॉबी ने अपनी बम्बार्डमेंट तीसरी पार्टी से कराई और उसको सपोर्ट कराया। यहां पे कांग्रेस के पक्ष में कुछ भी नहीं था। दूसरा, वो एजुकेशन की बात कर रहे थे। उस एरिया में एजुकेशन तो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा महंगाई था जिसकी इन्होंने बात नहीं की। गैस सिलेंडर था या फ्यूल प्राइजेस थे। जो आप खाद की बात कीजिए, आप तेल की बात कीजिए, तेल के दाम की बात कीजिए, तो जनता आपको सुनेगी। आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका जो कैंडिडेट है। रमन जी, मैं आता हूं। सुनीता दुग्गल जी सिरसा से सांसद फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। कैसी तैयारी मैम? बिल्कुल बढ़िया तैयारी है। जिस तरह से हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं उसी तरह से रिजल्ट की भी तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है। गोविंद कांडा से हम बात कर रहे थे अभी, सबसे पहले नंबर पर वो पहुंचे हैं। जी 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 देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मेहनत की है पूरी पार्टी ने, जेजेपी ने, गोविंद जी ने, सबने जिस तरह से मेहनत की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो वहां से कमल खिलाएगा एलनाबाद से। आपकी बात, लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की मिठाई जो है वो जीत की मिठाई होगी और बाकियों की मिठाई दिवाली के लिए काम आएगी। हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारी जो मिठाई वो दिवाली की भी होगी तो जीत की भी होगी। दोनों जो है वो हमारी मिठाई दोनों चीजों में ही काम आएगी। जी सुनीता जी, जो मुद्दे आपने जनता के सामने उठाए हैं, आपको लगता है कि आप वो मैसेज कन्वे करने में लोगों तक, वोटर तक, अंतिम व्यक्ति तक कामयाब रहे? काफी हद तक, क्योंकि हमारी संगठन का एक एक कार्यकर्ता जो है वो उसने इस चीज को, हालांकि आपने देखा होगा कि माहौल जो है किस तरह का क्रिएट करने की कई जगह पर कोशिश की गई। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उनके कार्यक्रमों में भी जगह जगह पर कुछ जगह पर अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए और जो कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर तक जो है हमारा मैदान में उतरा और उन्होंने कोशिश की कि लोगों तक सारी बात को पहुंचाया जाए और हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए। बिल्कुल, इस प्रचार की कड़ी में सुनीता जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपने भी प्ले किया है। क्या फार्मर प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, वो रहा इस चुनाव के अंदर? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसकी आड़ में कुछ लोगों ने जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो उसका इतना प्रभाव नहीं रहा। लेकिन उसकी आड़ लेकर जो विपक्षी दल हैं या कुछ लोगों ने जो है उसके आंदोलन का एक वो लेकर उसको हथियार बनाकर और जो है कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश की, जिसका बल्कि मुझे लगता है कि लोगों ने उसका नेगेटिव ही इफेक्ट लिया कि लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। लोग ये आगे निर्णय जो है वो लोगों ने लेना है। सुनीता जी, मैं रमन शर्मा हूं। आपसे एक सवाल है कि डेवलपमेंट को छोड़ के इस चुनाव के अंदर आप दूसरा और तीसरा आपका मुद्दा क्या रहा? नहीं, देखिए मेन मुद्दा तो हम लोग जो है वो डेवलपमेंट का ही रखते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे कागदाना में हमारी जो है अभिभाषण रहा हो, चाहे हमारा रंधावा में रहा हो, हमने जो है मेन बात की, हमने बात यही की कि हम लोगों ने इस इलाके में
बिना किसी भेदभाव के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के क्या क्या काम करवाए। सेंटर से हम लोग, मैंने जो है एक सांसद होने के नाते सेंटर से हम लोग क्या क्या काम लेकर आए, और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे क्या क्या काम करवाए, सरपंच जो हैं उन्होंने अपने अपने गांव में क्या क्या काम करवाए। हमने मेन मुद्दा जो है अपना विकास का ही रखा, और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिज्ञ जो है वो लोगों के साथ न्याय वो तभी कर पाता है जब वो मेन मुद्दा विकास को रखे, डेवलपमेंट को अगर मेन मुद्दा रखे, तो मुझे लगता है कि वही सभी के लिए ही, नागरिकों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी सबसे सही बात रहेगी। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो आपके एजेंडा में किस पॉइंट पे आते हैं, किस पायदान पे आते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए देखिए, अगर आप ये देखें कि बड़ोपल में बहुत टाइम से जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है वो किसी छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा था, लेकिन हमने जो है वो जो हमारे यहाँ पर सेंटर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं एजुकेशन के, उनसे हमने बात करके, अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, बल्कि सह प्रभारी भी हरियाणा की थी हमारी अन्नपूर्णा जी, उनसे मैंने बात करके अभी वो एमओएस बनी है, और हमने तुरंत प्रभाव से इनका सारा पैसा रिलीज करवाया। और आप देखिए 1-2 साल के अंदर अंदर जो है बड़ोपल का केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा, और उस इलाके के बच्चों को आप ये देखिए कि उससे कितना फायदा मिलने वाला है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें अगर लॉज को छोड़ के आप लोगों का इंटरेक्शन अगर फार्मर्स के साथ उनके इश्यूज को लेके हो, उनकी डेवलपमेंट को लेके हो, और आप सीधे बात करें, तो क्या ये टेबल बदल नहीं सकता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको अगर हम एक साइड में रख के अगर इसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि किसान भाई भी इस बात को समझेंगे। जैसे हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे किसान भाइयों को कितना जो है वो मुआवजा मिला है। अभी जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसमें किस तरह से उनको एक पेंशन की तरह से पैसा मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पैसा सीधा उनके खातों में जा रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हमारे किसान भाई जो हैं वो एडमिट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की बात विपक्षी दल कहती, जैसे एप्रीहेंशन एक होता है, आप समझते होंगे कि एक किसी चीज को एप्रीहेंड करके कि नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उस तरह करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान भाई जो है वो इस बात को समझ रहा है कि जो प्रैक्टिकली उनके पास आया है, जो प्रैक्टिकली उन्होंने रिसीव किया है, तो प्रैक्टिकली सरकार जो है उनको मदद कर रही है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, या कि किसी चीज को आप हवा में ये चीज करके रखें कि नहीं आपका जो है आने वाले भविष्य आपका खराब हो जाएगा, आने वाले भविष्य में आपकी सारी जमीन जो है उसको हड़प लिया जाएगा। तो अब किसान भाई ये चीज समझ रहा है, मुझे लग रहा है कि, और धीरे धीरे जो है ये चीज जो है एक तरफ होती जा रही है, और जो लोग विपक्षी जो हैं इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। सुनीता जी, जो विकास की बातें और विकास के मुद्दे आपने एलनाबाद की जनता को अपनी चुनावी सभाओं में भी और उस तरीके से भी गिनवाने की जो कोशिश की, उनको बताया, उन्हें लेकर एलनाबाद के लोकदल के लोगों ने खासतौर पर यह कहा कि सौतेला व्यवहार जो है वो हमारे साथ किया गया है। अगर विकास काम किए हैं तो लोकदल ने किए, वरना कुछ नहीं हुआ यहां पर। नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल खुलेआम हमने सरेआम ये बात कही है कि हमने जो काम किए वो हम गिनवा रहे हैं आपको टिप्स से, कि आप कभी भी मुझे कहीं से भी, कोई भी चैनल क्यों ना है, मुझे बात करें, मैं तुरंत प्रभाव से मैं बताऊंगी कि हमने वहां पे क्या क्या करवाया। लेकिन एक बात भी जरा ये बताएं कि जो लोक दल के जो विधायक थे कि वो कितनी बार वहां पर विधानसभा में उठे, कितनी बार उन्होंने अपने इलाके की बात कही, कितनी बार उन्होंने जो है जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री को ये कहा कि नहीं, आपने हमारे इलाके में ये काम करवाने हैं, हर हालत में करवाने हैं। चाहे देखिए कुत्ता बड़का फूल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे हम लोगों ने पीछे लग के माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के वो काम करवाया। चाहे इस तरह से सेम की समस्या हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे लग के ये कहा कि नहीं जी यहाँ के लोगों की बहुत दिक्कत है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेम की समस्या को लेकर मैंने केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की, और वो लोग वहां पर आने के लिए तैयार हैं, उस इलाके को पूरा देखकर उसको जड़ से उस समस्या को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर दिक्कत वही आती है कि मैं अगर वहां पर किसी केंद्र के मंत्री को लेकर जाती हूँ, और वहां पर अगर इस आंदोलन की आड़ में उन मंत्री को जो है लोग वहां के कुछ विपक्षी दल के अगर लोग जो हैं वो उनको वहां पर जो है उनका सम्मान नहीं होता है, तो आप ये देखिए, तो इसका किसके ऊपर इसका वो आएगा। तो हम नहीं चाहते कि किस तरह का कोई किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर इस तरह की बातें नहीं। तो मैं अभी तक वहां पर जो है हमारे
केंद्र के चाहे एमओएस हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सब आने के लिए तैयार हैं और देखने के लिए भी हम वहां पर उस लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये लोग एक तरह से विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम लोग और भी पता नहीं कितना कुछ वहां पर काम करवा चुके होते विकास का। तो आपको लगता है कि जनता इस बार इन डेवलपमेंट के स्पीड ब्रेकर्स को हटा देगी, क्रॉस कर देगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए जनता समझ रही है, धीरे धीरे और अच्छी तरह से इस बात को समझेगी कि हमें अपने इलाके को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। हमें जो ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं या कि हमें जो हाइपोथेटिकल बातें हैं उनमें ना जाकर जो प्रैक्टिकली धरातल पर काम हो रहा है या प्रैक्टिकली धरातल पर काम हो सकता है, जो हमारा इलाका आगे बढ़ सकता है, हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं, हमें उस चीज के लिए फोकस करना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी उस तरफ लगानी पड़ेगी। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, शहरी एलनाबाद और ग्रामीण एलनाबाद दोनों में से कहां आप अपना रुतबा ज्यादा मानते हैं, और वोट मार्जिन अगर जीत का आप बता रहे हैं तो तकरीबन कितना आपका मैथमेटिक्स कहता है, एक आइडिया? देखिए ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो है कुछ हमारा उसमें फर्क रहता है कि जो आपकी ग्रामीण इलाके की जो आपकी मानसिकता रहती है या सोच रहती है वो उसमें मुद्दे कुछ अलग रहते हैं, और जो शहरी जो हमारे नागरिक होते हैं उनके मुद्दे कुछ अलग रहते हैं। तो अंतर उसमें रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाके तक भी अपनी बात को रखने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपने कागजाना की जो हमारी जो वो रैली थी वो आपने देखी हो, और इसके साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं उनके साथ जो एकदम तूफानी दौरा कई गाँव का जैसे हुआ था, गुड़िया खेड़ा गाँव था, डोकिया था, तो इन सब गाँव में जब हम लोग गए थे, ढुकड़ा, हाँ, तो इन सब गांव में जब हम लोग गए तो वहां पर निर्वाण इन सब में बहुत अच्छा रिस्पांस था, और वहां से सरपंच थे, उन्होंने वो जो वहां पर काम हुए उनकी पूरी डिटेल्स जो है हमें बताई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों जगह पर जो है वो अच्छा करके निकलें। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। तो सुनीता दुग्गल जी भाजपा की सांसद सिरसा से हमारे साथ जुड़ी थी, और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एक मुख्य प्रचारकों के तौर पर देखी गई है इस पूरे उपचुनाव के अंदर। उन्होंने भी बहुत सारी रैलियां की हैं, महिलाओं के बीच जाकर के वोट मांगने की अपील उनसे की है, और एक मुख्य कड़ी जो है प्रचार की कड़ियों में उन्हें समझा जा सकता है। रमन शर्मा जी, जिस तरीके से आश्वस्तता जो है सभी की दिखाई दे रही है, चाहे खुद प्रत्याशी हो या भाजपा नेता हो, सुनीता जी भी आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के? हाँ, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी था उनकी स्टेटमेंट में, बट जो स्टेटमेंट है वो एक सिग्नेचर स्टेटमेंट है कि उनको रूरल एरिया से भी वोट आ रहा है और उनको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और जो इशू डेवलपमेंट की बात है, देखिए डेवलपमेंट तब होगा जब आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको नहीं आने दिया जा रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो इस समय पे ठीक नहीं है। काम होंगे, हर एक को काम करवाने हैं। एक फार्मर प्रोटेस्ट जो है उसके अंदर अभी तक बीजेपी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेली है। जब तक आप बात करके ओपन हाउस डिस्कशन कीजिए, एक्सपोज कीजिए, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हो सकता है। ये फ्रंट फुट पे तो सर खेल रही है ना अच्छे से। जो डीप एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वहां पे डिस्कशंस नहीं चल रही हैं। आप अगर सिर्फ 6 या 7 फार्मर लीडर्स के साथ बात करेंगे, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर मेरी करीब 8,000 के करीब किसानों के साथ डिस्कशन हुई है, यहां से सिरसा तक और यहां से चंडीगढ़ तक, अलग अलग गांव के अंदर जाके हमने बात की, अलग अलग कास्ट के फार्मर से हमने बात की है। उनकी सिर्फ एक ही तकलीफ है, एक उनको रेट मिल जाए, एक उनको मंडी मिल जाए। उनकी दूसरी कोई, उनको कानून का पता ही नहीं है। और ये कौन जाके उनको बताएगा? पॉलिटिशियन बताएगा, जो उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो बताएगा। सर, कोई किसी को जान से नहीं मारता, कोई किसी को हिट नहीं करेगा। आप एक बार जाके बात कीजिए, उनको सिर्फ इतना बोलिए कि मेरे को चाय पीनी है आपसे, आपके साथ रोटी खानी है, चर्चा करनी है। आप चर्चा कीजिए कि चलो अभी चलते हैं, हम चल के मंत्री जी से बात करते हैं। आप 100 किसानों को लेके जाइए। आप जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक। सर, संगठन ने कोशिश तो की इस तरह की चीजों को करने की। हरियाणा के अंदर जो डीप एरियाज हैं, रूरल डीप एरियाज, वहां पे ये नहीं हुआ है। ये आपके जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे जरूर डिस्कशन हुई है, वो आपको दिखाई भी गई है, वहां पे मीडिया भी बिठाया गया है, जो जहां से आपको समर्थन आ सकता है। देखिए, मैं इसको उल्टे तरीके से लेता हूं कि मैं अगर
डेड एंड से शुरू करता हूं, एलनाबाद से शुरू करता हूं। वहां पे तो इनके 40 के 40 किसान नेता आ नहीं सकते, वहां पे तो वो किसान ही मिलेगा ना आपको। तो आप उस किसान से उसकी तकलीफ जानिए, उसको आपसे कोई बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। अगर आप देखिए कि ऑपोजिशन है ही नहीं, इस चीज का फायदा रूलिंग पार्टी उठा सकती है। और ये अगर आप पीछे से आपके फेवर में किसान आते चले जाते हैं तो ये पंजाब तक ये प्रोटेस्ट रह जाएगा, बाकी इंडिया से खत्म हो जाएगा, या थोड़ा बहुत जो है वेस्टर्न यूपी में रह जाएगा। तो आपने मेजर एरिया तो बीच में से निकाल दिया। जब कोई लड़ाई होती है तो आर्मी भी यही करती है कि सप्लाई बंद करती है, ऐसे ही आप भी सप्लाई बंद कर दीजिए। लोग नहीं आएंगे तो प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए, ये अहम बात हो गई। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि फॉर्म बिल्स और ये पूरा मुद्दा जो है वो इस बाई इलेक्शन का मुद्दा रहा है? मैंने नहीं कहा, उन्होंने अभी बताया है। मेरे हिसाब से तो मुद्दा था ही नहीं उस इलेक्शन में। उस इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ ये था बीजेपी और नॉन बीजेपी। वहां पे किसी भी पार्टी ने कोई उनके सामने कोई थाली परोसी नहीं कि वो क्या करेंगे। चौटाला साहब तो ये वादा करने के हैसियत में ही नहीं थे कि वो डेवलपमेंट करा देंगे। कांग्रेस को खुद का ही नहीं समझ में आ रहा वो है कहां, तो बची बीजेपी। तो जो बीजेपी ने उनको थाली रखी है वही थाली। मैंने इसीलिए पूछा था डेवलपमेंट को छोड़ के आपके दूसरे तीसरे मुद्दे क्या हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे को सेम के मुद्दे पे मंत्री जी आना चाहते हैं, लोग नहीं आने देना चाहते। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। और किसी भी आप किसी नहीं सर, ये मतलब इस तरीके से नहीं। इसको उन्होंने कहा कि मंत्री जी आना चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन लोग वहां पर शराब अगर मैं मंत्री हूं तो मैं वहां पे जाऊंगा और मैं बात करूंगा कि ये आपकी समस्या है, आपको प्रोटेस्ट करना है, आप कीजिए, मेरे नारे लगाइए। सर मेरे को इस इशू पे काम करना। अगर किसान प्रोटेस्ट करें तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, करो ना, समझाने के लिए तैयार है। आप मुर्दाबाद के नारे लगाओ। लेकिन आप देखिए ना, कागदाना में जो दुष्यंत चौटाला रैली कर रहे थे उस दौरान हमने देखा ओपनली नारे लग रहे थे। वो कुछ वही सिलेक्टेड लोग थे जिन्हें पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग कहा। हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूं। ठीक है, एक अपडेट आ रही है। मतगणना लगातार चल रही है और क्या कुछ अपडेट मतगणना को लेकर आई है। उपचुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो अभी तक चल रही है। 8:30 बजे तक उन्हें खत्म हो जाना था और पहला रुझान 9.15 के करीब आने की उम्मीद है। 9:15 बजे तक आने की उम्मीद है। तो पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की अब गिनती जो है वो उसके बाद शुरू हो जाएगी। 16 राउंड में उपचुनाव की मतगणना ये पूरी होनी है और 9:15 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। हालांकि पहला रुझान पोस्टल काउंट का होगा, जिसमें कोई अब एक तरीके से विविध वोटें बहुत सारी होंगी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की क्षेत्र की वोट नहीं होंगी, लेकिन फिर भी 9:15 बजे तक पहला रुझान आने की उम्मीदें हैं। अमित तिवारी के पास चलते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है केशव की जब पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसकी गिनती के बाद ही वो 9:15 बजे के आसपास जो है वो सामने आ जाएगा पोस्टल बैलेट का जो परिणाम है। और उसके बाद जो है ईवीएम जो है वो उनको जो शुरू किया जाएगा। तो तलवाड़ा से जो है वो ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यहां पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी जो मुख्य प्रत्याशी है उनमें से अभी तक केवल एक प्रत्याशी जो है वो आए हैं यहाँ, गोविंद कांडा भाजपा के उम्मीदवार हैं और अभी दूसरे जो बड़े प्रत्याशियों का अभी इंतजार है। तो ऐसे में ये ऐसा पहला मौका है जब प्रत्याशी समय जो दिया गया है उस तक नहीं पहुंचे। उसके बाद हालांकि कुछ देर होती है लेकिन यहां ज्यादा देर हो गई है, तो ये एक बड़ी बात है। और जैसे ही पोस्टल बैलेट की जो गिनती बाहर आ जाएगी वो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अब तक कई बात यही है कि 9:15 बजे तक ही आने का उसका तकरीबन उन्हें माना जा रहा है कि तब तक गिनती हो जाएगी। जी अमित जी, मेरा एक सवाल है। आपके एरिया में लोगों से बात हुई होगी, अगर गोविंद जी जीतते हैं तो ये हो सकता है कि मंत्री बन जाए, इस एरिया को एक मंत्री मिल जाए। वो तो ओपनली कह के गए हैं, मुझ पर कह रहे थे। हाँ, और अगर चौटाला साहब जीतते हैं तो उससे कोई यहाँ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों का क्या मानना है? जी निश्चित रूप से रमन जी, आपकी जो आपने सवाल उठाया है वो लगातार पूरे एलनाबाद के चुनाव प्रचार के दौरान सुनने को, देखने को और वक्ताओं के मुंह से भी सुनने को लगातार मिलता रहा। और एलनाबाद क्षेत्र के लोगों में भी यही बात आखिर तक रही और 17 साल बनाम 3 साल का एक नारा भी जो वो दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी पुरजोर ताकत से पूरी सरकार जो है चुनाव प्रचार में
झूठी हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो प्रचार में उतरे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी यहां दौरे पर रहे और सुभाष बराला जो चुनाव प्रभारी के रूप में यहां मौजूद रहे, गोपाल कांडा स्टार प्रचारक थे इस चुनाव में, उनकी भी मौजूदगी रही। तो यह एक बात जरूर आ रही थी सामने कि जो इस क्षेत्र से अगर कमल खिलता है वो पहली बार होगा और निश्चित रूप से उसे सत्ता में मंत्री के रूप में भागीदारी मिलेगी। यह बात जो है वो कई जो लोग कहते थे, हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने इस तरह का दावा कभी नहीं किया, ना ही उनके आसपास के लोगों ने किया। आम लोग यह एक चर्चा करते थे इस बात की कि जरूर जो जिस प्रकार से अपील की जा रही है मतों के लिए, उस हिसाब से लगता है कि जैसे ही कमल खिलेगा उसे सत्ता में भागीदार मंत्री के रूप में बनाया जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि 17 साल से लगातार विपक्ष में रहने की एक जो मार है वो लोगों ने झेली है। अगर बात करें तो यहां सड़क, पानी, बिजली के जो मुद्दे रहे, सेम की समस्या रही, किशनपुरा के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने को लेकर 3 महीने से धरना चल रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे उठाने का काम किया और सेम की जो समस्या थी उसके लिए उन्होंने अपनी जो पहले जन आशीर्वाद यात्रा थी उस दौरान उनके सामने यह मामला आया था और वाकई में गंभीर समस्या है जो कई दशकों से चली आ रही है। कुत्ताबड़ में पुल की समस्या थी। तो तमाम मुद्दे जो यहां पर स्थानीय मुद्दे यहां रहे और इसी के बीच जब सरकार की ओर से जो अपील की गई उसका असर यह देखने को मिला कि लोगों में एक रुझान बना कि विकास की ओर भी जाना चाहिए और निश्चित रूप से जब उनका जो मत है वो कमल को मिलेगा तो निश्चित रूप से वहां उनको मंत्री के रूप में सौगात भी मिलेगी। ऐसे जो चर्चाएं थी, ऐसे दावे थे लगातार जो यहां सुनने को मिले। जी अमित, जो पोस्टल बैलेट के काउंट अभी चल रहे हैं, 9:15 बजे तक उनकी उम्मीद है कि वो तकरीबन काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ईवीएम की गिनती चालू होगी। तो अगर इन रुझानों को देखें पहले को जिसमें पोस्टल बैलेट से काउंट किए जा रहे हैं, तो किसी एक खास एरिया का अनुमान तो इससे नहीं लग पाएगा क्योंकि वो तो साझे मिले जुले से होते हैं। निश्चित रूप से केशव, अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो वे जो बाहरी क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग हैं जो सर्विस वोटर जिन्हें कहा जाता है, वे अपना वोट देते हैं। हालांकि एरिया के हिसाब से रहते हैं, उनके घरों में जो बातचीत होती होगी जो निश्चित रूप से कि यहाँ क्या माहौल है, क्योंकि बाहरी जो आदमी एलनाबाद से बाहर जो सर्विस कर रहा है उसका जुड़ाव यही है, उसकी जड़ें यही हैं, उसका परिवार यहीं रहता है, उसके दोस्त, परिचित, मित्र और गांव से उसका जुड़ाव है वो रहता है। तो निश्चित रूप से एक हल्का सा रुझान जो है वो मिलता है। और लेकिन जो अगर चुनाव मैंने भी इतने सालों से कवर किए हैं तो पोस्टल बैलेट की एक बात और भी है कि जो लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनका महत्व, उनका जोर रहता है। हालांकि एलनाबाद के पूरे चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे कहीं नजर नहीं आए। एक बड़ी बात थी कि आप कह सकते हैं कि महंगाई एक बड़ा मामला है, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई का मामला हो, लेकिन वो यहां स्थानीय स्तर पर कहीं नजर नहीं आया और विपक्ष भी उसे उठा नहीं पाया पूरी तरह से, क्योंकि एलनाबाद में स्थानीय मुद्दे इतने हावी रहे, विकास का मुद्दा हावी रहा। तो ऐसे में तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहे। और दूसरी बात, पोस्टल बैलेट में अगर असर पड़ता है तो वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पड़ता है। यह ऐसा एक रुझान जो आज तक के चुनावों का रहा है, तो ऐसे भी लगेगा। और दूसरी बात यही है कि इस एरिया में एलनाबाद के जिन जो सर्विस वोटर हैं वो बाहर से वोट डाले, तो निश्चित रूप से उनके परिवारों से भी अपनी चर्चा होती होगी, तो उनका एक थोड़ा सा इंपैक्ट वहां नजर जरूर आता होगा। जी ये देखा जा सकता है। रमन जी, जो पोस्टल बैलेट्स हैं खासतौर पर अगर बात करें, अमित भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उसका असर रहता है। तो हाँ, ये बात भी एक पहलू है। अगर मायने क्या कुछ निकाले जाए उन चीजों के, अगर पोस्टल बैलेट्स की जब काउंटिंग में रुझान सामने आते हैं तो, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से बैठकर अपनी विधानसभा को देख रहा है उसको देखने का नजरिया अलग होगा उस आदमी के कंपैरिजन में जो कि अंदर से बैठकर उसे देख रहा है। मैं एक अमित जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपको इसका जवाब देता हूं। अमित जी, ये जो 40% आपका अर्बन वोटर है वहां पे, उसके मुद्दे क्या थे? जी बिल्कुल रमन जी, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो तकरीबन इतना ही अर्बन वोटर है। और अर्बन के लिए एक बड़ी बात अगर एलनाबाद क्षेत्र की कही जाए तो जो शहरी क्षेत्र का मतदाता है वो विकास को बड़ी अहमियत देता है, स्थानीय मुद्दे उसके ऊपर असर डालते हैं। शहरी क्षेत्र में भी यही बात रही। और अगर एलनाबाद की विशेष रूप से बात करें तो वहां का पिछला जो रुझान है वो भाजपा के पक्ष में रहा और उसके लिए मुद्दे जो थे वो स्थानीय थे कि एलनाबाद में सड़कें पूरी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, यह मुद्दे भी थे। और दूसरा, जो आसपास के गांव के जो लोग आते हैं
वे शहर में आते हैं और उनका जो है वो अब बड़ा असर उन पर चर्चा रहती है, तो वो स्थानीय मुद्दों की रही। तो यहां पर जो विकास एक मामला था और एक सत्ता में सीधी भागीदारी का एक जो दृढ़ विश्वास उन्हें नजर आ रहा था, तो वो वहां देखने का मिला। शहरी मतदाताओं से अगर बात की गई तो उनका यही कहना था कि सीधे सरकार में एक हिस्सा हमें डालने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। और गांव में जाते तो वहां कई जो डेडिकेटेड इनेलो वर्कर थे वो भी जो ऊहापोह की स्थिति में रहे कि इस बार हो क्या रहा है, क्योंकि हर बार जो है अभय सिंह चौटाला एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं, वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। लेकिन अभी थोड़ा उनका थोड़ा कंफ्यूज सिस्टम नजर आया उनके कार्यकर्ताओं का भी। हालांकि अगर सट्टा बाजार के अगर गुणा भागों की बात करें, चुनावों में सट्टा बाजार एक बड़ी भूमिका अदा करता है, उसका रुझान जो नकारात्मक रहा। लेकिन वहां भी जो है कहा जा रहा है कि शर्तें नहीं लग रही थी इस तरह की। बाजार जो बड़ा मेंटेन था वो बना हुआ था, लेकिन वहां शर्तें नहीं लग रही थी, आम लोगों के लिए नहीं खुल रहा था बाजार, वो जो मेंटेन था वही था। तो दिलचस्पी भरा चुनाव कई मायनों में रहने वाला है। और अभी जो शुरुआती रुझान आएंगे उनसे पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जी, एक शुरुआती आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका। रवि कालीरमण भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। रवि, क्या कुछ अधिक अपडेट्स, अधिक जानकारी आपके पास? रुझान आना शुरू हो जाए। रवि, आवाज पहुंच पा रहे अब तक? लोग जो बिल्कुल केशव जी, रखिए अपनी बात। जी बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती दौर है, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर जो है उसमें करीब जो है जो बैलेट पेपर्स की है वो गिनती शुरू हो चुकी है और 9:15 बजे तक के आसपास जो है वो यहाँ रुझान जो है बैलेट पेपर के वो आ जाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग वेट कर रहे थे कि पहला रुझान कब आएगा, तो हम अपने दर्शकों को बताते कि लगभग 9:15 बजे के आसपास जो है बैलेट पेपर का रुझान वो आ सकता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर के जो रुझान है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मुद्दों पर केंद्रित होते थे। ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनसे अलग जो है बैलेट पेपर का रुझान आ सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान आंदोलन 10 से 11 महीने से सक्रिय था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बैलेट पेपर्स का रुझान है वो कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन के रूप में या फिर जो नेशनल इश्यूज हैं उसको लेकर आ सकता है। केशव, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा है। तो ईवीएम का काउंटिंग यानी कि रवि ये माना जा सकता है कि 9:15 के बाद ही फिर शुरू होगा? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो कहा जा रहा है कि 9:15 बजे तक जो है बैलेट पेपर का रुझान आ जाएगा, उसके बाद जो है ईवीएम खुलेंगे और 14 टेबल लगाई गई हैं। 14 टेबल में 14 मशीन एक साथ खुलेंगे और करीब 16 राउंड की गिनती होनी है। 16 राउंड में जो 15 राउंड है उसमें तमाम जो मशीनें होंगी, लेकिन आखिरी जो राउंड होगा 16वां जो राउंड है उसमें सिर्फ एक मशीन की गिनती होगी, क्योंकि ऐसे में जो तमाम जो है वो 15 राउंड तक जो अमूमन जो गिनती है वो पूरी हो जाएंगी और आखिरी जो राउंड है 16वां राउंड, उसमें सिर्फ एक मशीन की गिनती है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस प्रकार से जो लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, दर्शक जो है हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जो लगातार वेट कर रहे हैं, तो हम उनको सबसे पहले जो सटीक खबरें हैं वो आपको जो अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में जिस प्रकार से जो आकलन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो 3 लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता और जननायक जनता पार्टी के गोविंद कांडा हैं और आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के पवन बेनीवाल, इन तीनों में है जो कहीं ना कहीं फाइट है। ये 3 जो है मैदान में ऐसे नेता हैं जिन पे कहीं ना कहीं जो है सभी लोग जो है वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस कितनी बढ़त लेती है, कांग्रेस के कितने वोट आते हैं। उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस एक अच्छी लीड लेती है, लोग वेट इस बात का भी कर रहे हैं कि कांग्रेस और लोकदल के जो उम्मीदवार हैं वो अंबेडकर भवन कब पहुंचेंगे, अपनी रिएक्शन कब देंगे, क्योंकि ऐसी जानकारियां हैं अभी तक गोविंद कांडा ही वहां पर पहुंचे हैं सिर्फ, और समय से बहुत लेट है बाकी सब। बिल्कुल केशव, देखिए गोविंद कांडा यहां पहुंच चुके हैं, जो काउंटिंग सेंटर है यहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी पेश किया है। कहीं ना कहीं वो साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी इस बार जो है इलाहाबाद की धरती पर कमल खिलाने जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो समीकरण है, जिस प्रकार से वो आश्वस्त जो है वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि इस बार जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद में जीतेगी। और कहीं मैं जिक्र करना चाहूं, एनएलडी और जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो काउंटिंग सेंटर अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो है वो बीमार बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके चलते वो थोड़ा सा डिले हो सकते हैं या फिर जो है उनका आना जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। और ऐसे में पवन बेनीवाल की तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि वो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, वो कब तक यहां पहुंचते हैं। तो तमाम जो लीडर हैं उनका वेट किया जा रहा है। गोविंद कांडा जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं काउंटिंग सेंटर पहुंच गए हैं। जी ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद केशव जी। चौटाला साहब की कोई रिएक्शन नहीं आई, पहुंचे भी नहीं है। रवि जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा खराब है। नहीं केशव जी, चुनाव की घोषणा से पहले ही उनको कमर में कुछ दिक्कत रही, लेकिन अब आज कितनी तबीयत ठीक है कितनी नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनको असहनीय पीड़ा थी, पर चूंकि चुनाव था तो उसमें प्रचार में जाना ही था, तो वो तो स्वास्थ्य की जो भी विषय है, और बाकी जो दूसरे इलेक्शन एजेंट और जो दूसरे एजेंट वो सब पहुंच गए होंगे, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, आ जाएंगे। मिठाइयां बनवा के रखी हैं तंवर साहब? हाँ, निसंदेह मिठाइयां बना के रखिए, आपका मुंह मीठा कराएंगे। परिणाम के लिए या फिर धनतेरस के लिए? आधिकारिक घोषणा होने दे, परिणाम के लिए भी है, धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए, सभी त्योहारों के लिए। ग्रामीण एलनाबाद और जो शहरी एलनाबाद है तंवर साहब, वो बड़ा महत्वपूर्ण सा मुद्दा बना हुआ है इस बार। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जो एक तरीके से वोटर है, अर्बन वोटर, शहरी वोटर, वो थोड़ा सा दूर अपनी कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? केशव जी, जिस प्रकार से अर्बन और रूरल की बात कही जा रही है, जो अर्बन एलनाबाद का क्षेत्र है, नगर पालिका एलनाबाद, उसमें 27,000 वोट है। अभी पता नहीं 40% की कितने परसेंट की बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं कहां से आपके संवाददाता भी उसी बात को रिपीट कर रहे थे। नहीं, 27,000 है, हम उस बात को कह रहे हैं, वही आंकड़ा बता रहे हैं। एनीवे, मतलब देखिए, पूरा का पूरा अर्बन वोटर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर दे, तब भी अभय सिंह चौटाला निसंदेह एलनाबाद के इस उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। तो आपको लगता है कि वो कर सकता है पूरा का पूरा अर्बन वोटर? जो विश्लेषण आप चला रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, मैं तो उसके हिसाब से कह रहा हूं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर वो सारा का सारा भी कर दे तब भी क्या फर्क पड़ना है। मतलब आपका कोई दिलचस्प नहीं है कि अर्बन वोटर आपके पाले में आए? नहीं, दिलचस्पी है, लेकिन तो मैं आकलन पूछ रहा हूं सर। आपके विश्लेषण जो बता रहे हैं निरंतर, जो अर्बन विश्लेषण आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। जब आप शहरी और ग्रामीण की हर उसमें व्याख्या कर रहे हैं, मैंने तो इसलिए कहा है, हमारा पूरा फोकस है एलनाबाद शहर पे भी, एलनाबाद के ग्रामीण उस पे भी। लेकिन जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं तो उस बात को बता रहा हूं कि अर्बन और रूरल हमें निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल को सभी जगह से पूर्ण समर्थन है, पर जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया, जिस प्रकार की परसेंटेज बढ़ा चढ़ा के बताई गई, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तंवर साहब, तो जीत का दावा आप कर रहे हैं, जीत का दावा हर तरफ से किया जा रहा है। अपना वोट मार्जिन कितना लेकर के चल रहे हैं आप? देखिए, अभी तो वोट मार्जिन मुंह और थप्पड़ में बहुत कम फासला बचा है, अभी आ जाएगा मार्जिन सारा। मैंने तो पहले भी कहा था आपके सामने, जो भी मुख्य भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जमानत जब्त होने के आसार है, बाकी देखते हैं जो होता है। ये वाकई में जब्त हो सकती है जमानत? वो तो परिणाम बताएंगे। उनके जमानत जब्त होने का मतलब है, नहीं, उनके जमानत जब्त होने का मतलब है कि 1,51,000 वोटों में से तकरीबन 1.25 लाख वोट आपके पास आ गई। वो तो परिणाम बताएंगे। सर, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो सकती है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। ये मुझे तो लगता है दोनों की जमानत जब्त होगी, बाकी तो जो कैंडिडेट हो जैसे हैं वैसे हैं। बाकी जिस प्रकार से एलनाबाद की जनता ने मतदान किया है और जो परिणाम आएंगे उससे सब पता चल जाएगा। ठीक है, भाजपा की प्रवक्ता रंजीता मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रचार में आप फर्स्ट थे, सबसे पहले आप ही ने प्रचार शुरू किया था। अब कैंडिडेट्स की जब पहुंचने की बारी आई है काउंटिंग सेंटर पर, तो उसमें भी गोविंद कांडा पहले पहुंचे हैं। ये पहले की सीरीज क्या बनी रहेगी, आपको लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बनी रहेगी, और आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि तलवाड़ा खुर्द, जहां से काउंटिंग शुरू होनी है बूथ नंबर 1 से 5, वहां पे स्वयं 15 दिन मैंने ड्यूटी दी है और वहां पे मैंने बहुत मेहनत की है, तो वहां की शुरुआत भी पहले नंबर से होगी, वहां से लीड होती हुई हमारी चलेगी, निश्चित तौर पे हमारी जीत होने वाली। तंवर साहब कह रहे हैं जमानत नहीं बचा पाएंगे दोनों। लोकदल के प्रवक्ता जुड़े हैं मेरे साथ। देखिए, मुंगेरीलाल के हकीम अपने लेना अच्छी बात है, पर कहीं न कहीं ये तो जनता जनार्दन ने पूरे हरियाणा में देखा, जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हमें तो निकलने की जरूरत नहीं है, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मैं किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं विधानसभा में एंटर नहीं करूंगा, तो अपनी ही बातों को किस तरीके से टीका किया अभय सिंह चौटाला ने, ये सब जनता जनार्दन ने देखा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, 17 साल के बाद एलनाबाद की जनता के पास ये
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सरकार का हिस्सा बनने की और उन्होंने बहुत ही सही मतदान करके सही फैसला लिया है। और निश्चित तौर पर ये मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से अभय चौटाला को मेहनत करनी पड़ी, जिस तरीके से गली गली में जाकर वोट मांगनी पड़ी, अपने बड़ों को भी गली गली में भेजना पड़ा, वो साफ नजर आ रहा था कि वो बौखलाहट है और कहीं न कहीं वो पछता रहे थे कि मैंने रिजाइन क्यों किया। जो मेरी जीती की दायित्व थी इसकी मेरे हाथ में निकल कर चले गई। नहीं रंजना जी, वोट मांगने को बौखलाहट किस तरीके से कहा जा सकता है? वोट तो मांगने के लिए जा ही सकते हैं सब। बिल्कुल जा सकते हैं। जो वो लोग जा सकते हैं जो ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव में जीतूंगा। जो लोग ये कहते थे कि मुझे निकलने की जरूरत नहीं, मुझे घर से बाहर आने की जरूरत नहीं, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं, उनको किस तरीके से दर की ठोकरें खानी पड़ी, ये देखने वाली बात। रंजीता जी, आज वो तो ये बातें करते थे, दावे करते थे। मैं आता हूं। नहीं तंवर साहब, मेरा घर है, साल पहला मेरा घर है, आज किस तरीके से वो बौखलाकर वहां पर विरोध करवा रहे थे, जगह जगह पर अपने बुजुर्गों को भेजकर किसानों के झंडे देकर विरोध करवा रहे थे। उनकी बौखलाहट तो हर एरिया में नजर आ रही थी। पर जो आम जनता है वो ये बात महसूस कर रही थी। 17 साल से गुंडागर्दी और दबंगई दिखाई जा रही थी, वो दबंगई जिस तरीके से चुनाव में दिखाने की कोशिश की, जनता जनार्दन ने उसको अस्वीकार किया, उस पर पानी फेरा और वहां पर कमल खिलाने के लिए उन्होंने जीत और मेहनत करी, न केवल कार्यकर्ताओं ने बल्कि जनता का रूपी जो आशीर्वाद है वो भी हमें मिला। निश्चित तौर पे आज जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है उससे इलाहाबाद में कमल खिलने वाला है और 17 साल के बाद वहां पे जो वनवास काटा है वहां की जनता ने, उनको आजादी मिलने जा रही है। ठीक है तंवर साहब, आप हंस रहे थे, लेकिन देखिए ये बात तो अभय सिंह चौटाला जी ने कही थी कि मुझे वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है, 70,000 वोट मेरे अपने हैं। और एक क्रॉस क्वेश्चन जो प्रचार के दौरान उनसे किया गया था, उन्होंने कहा कि मैं अभी वोट मांगने के लिए नहीं जा रहा हूं, जो मुझे बुला रहा है मैं उनके पास जा रहा हूं। तो ये और कॉन्फिडेंस तो था सर। देखिए केशव जी, और कॉन्फिडेंस होना अपने आप में अलग बात है। जो रंजीता जी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रही थी, मुझे तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और कांग्रेस बनाम अभय सिंह चौटाला इस प्रकार का विषय रहा है, ये परिणाम बता देंगे। अभी ऊंची ऊंची आंकड़े का कोई मतलब तो है नहीं। निसंदेह ये चुनाव है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? आज ये चुनाव जो कृषि कानून है उनके विरोध में एक जनमत है। इसको जो अपने तरीके से जैसे परिभाषित करना है करते रहें। आज विषय जिस प्रकार से ये काले कानून लाए गए, जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ और जो भी सारा प्रकरण रहा, उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव हुआ और अन्नदाता की आवाज को जिस प्रकार से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वहां इलाहाबाद में भेज के जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया, उन सब का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हलोपा और कांग्रेस को मिलेगा। तंवर साहब, ये तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर मैं यही बात उनसे पूछूंगा